वेलकम बच्चों। फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एक समान वृत्तीय गति। इसमें अपन लोग अभिकेंद्री त्वरण का मान निकालने वाले हैं। अभिकेंद्री त्वरण की परिभाषा क्या होती है? अगर कोई कण वृत्तीय गति में गति कर रहा है तो उसके सेंटर की तरफ यानी केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। फिलहाल मैं अभिकेंद्रीय त्वरण निकालने वाला हूँ। बिना अभिकेंद्रीय त्वरण के कण वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर सकता। उसी प्रकार बल के लिए भी ये बात कह सकते हैं, बिना अभिकेंद्रीय बल के कण वृत्तीय मार्ग में गति नहीं कर सकता। तो फिलहाल अपन बात करने वाले हैं, यहाँ पे अपन अभिकेंद्रीय त्वरण निकालने वाले हैं। तो देखो, मैंने कहा ये एक कण है जो किसी समय ए स्थिति पर था और इस प्रकार से v वेग से हर जगह इसका वेग जो है स्पर्श रेख की दिशा में, मार्ग के स्पर्श रेख की दिशा में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमेशा उसका वेग क्या है? v है। तो ए स्थिति पर मैंने कहा, इसको मैंने y दिशा के दी, इसको मैंने x दिशा के दिया। तो y दिशा में इसका त्वरण जो है वेग जो है वो v है। x दिशा में मैंने कहा वेग का कोई घटक मौजूद नहीं है, तो इस दिशा में, इस स्थिति में, इस दिशा में वेग का मान 0 है। y दिशा में भी कह दिया, x दिशा में क्या हो गया? 0 कह दिया। किसी क्षण डेल्टा टी समय के बाद में, अपन कोई अल्प कुछ डेल्टा टी समय के बाद की बात करते हैं, तो ये अल्प कोणीय विस्थापन के साथ स्थिति बी पर पहुंच जाता है। कोणीय विस्थापन मतलब ये कोण जो बना है इसको कोणीय विस्थापन कहते हैं। पहले यहाँ था, इस तरीके से गति करता हुआ यहाँ पहुंचा, तो कोणीय विस्थापन क्या हो गया? डेल्टा थीटा। ये यहाँ पहुंच जाता है। तो डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन के बाद में वो कहां पहुंच जाता है? बी पर। अब बी पोजीशन पे मैंने कहा इसके स्पर्श की दिशा में तो इसके वेग का मान क्या रहेगा? वी ही रहेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, इस वेग के घटक कर देता हूं। क्या? एक तो मैंने कहा ये डेल्टा, अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये डेल्टा थीटा होगा, और ये डेल्टा थीटा है तो मैंने कहा ये पूरा होता है 90 का, तो ये हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा थीटा। अरे मेरी बात समझ हो क्या? मैंने कहा ये पूरा कितने का होता है? ये तो केंद्र को मिलने वाली एक त्रिज्या हो गई, और स्पर्श इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो इसके मध्य का एंगल कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अब ये पूरा अगर 90 है और ये डेल्टा थीटा है, तो ये कितना बच गया? 90 माइनस डेल्टा थीटा। और ये मैंने कहा 90 है, और ये 90 माइनस डेल्टा थीटा, ये कितना हो गया? डेल्टा थीटा। तो अब मैं इस वेग के घटक कर देता हूं। इसका चिपका हुआ घटक v cos डेल्टा थीटा, और इसका दूर वाला घटक, थीटा से दूर वाला घटक हो गया v sin डेल्टा थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने बता दिया कि y दिशा में वेग का घटक क्या हो गया? v cos डेल्टा थीटा, और x दिशा में वेग का घटक हो गया v sin डेल्टा थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस b और a पोजीशन में जो अपन ने डेल्टा t समय अंतराल लिया, उस समय अंतराल के लिए मैं वेग में परिवर्तन निकालना चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखो y दिशा तो ये है, तो y दिशा में वेग में परिवर्तन कितना होगा? v cos डेल्टा थीटा माइनस v। तो मैंने लिख दिया y दिशा में वेग में परिवर्तन v cos डेल्टा थीटा माइनस v। बोलो आया कि नहीं आया? अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? और x दिशा में क्या हुआ? मैंने कहा x दिशा में, तो इस दिशा में क्या? v sin डेल्टा थीटा माइनस, इस दिशा में कोई वेग है ही नहीं, तो मैंने लिख दिया 0, v sin डेल्टा थीटा माइनस 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब क्या करने वाला हूं, मैं y दिशा में त्वरण निकाल लेता हूं, तो वेग में परिवर्तन की दर निकाल लेता हूं, उसी को तो त्वरण कहते हैं। तो वो मैंने क्या कहा, y दिशा में वेग में परिवर्तन की दर, या फिर ऐसे लिखा y दिशा में त्वरण। तो y दिशा मैंने कौन सी दिशा ली थी? टेंजेंशियल डायरेक्शन। कौन सी दिशा? स्पर्श रेख की दिशा मैंने ली थी, उसको मैंने 80 से रिप्रेजेंट कर दिया। कोई दिक्कत? क्योंकि डेल्टा थीटा अपन ने लिया है इसलिए इसको औसत लिखेंगे। जब डेल्टा वाली बात करते हैं तब तो औसत होता है, और जब अपन लिमिट लगा के डेल्टा को बहुत छोटा कर देते हैं तो आपको बताया कि वो क्या हो जाता है? तात्क्षणिक हो जाता है, यानी इंस्टेंटेनियस हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा औसत अगर मैं त्वरण की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? v cos डेल्टा थीटा माइनस v डिवाइडेड बाई डेल्टा t। बोलो कोई दिक्कत? इसी प्रकार x दिशा में अगर मैं बात करूं, x दिशा में त्वरण, तो उसको मैं अभिकेंद्रीय त्वरण, एक तरीके से x दिशा में कौन सी हो गई? केंद्र की तरफ आना, तो एक तरीके से यही हुआ अभिकेंद्रीय त्वरण। तो AR इसका औसत मान अगर निकालें तो क्या है? v sin डेल्टा थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई डेल्टा t। इसको कह दिया समीकरण 1 और इसको कह दिया मैंने समीकरण 2। अब यदि यहां पर अपन ने क्या लिया, मैंने कहा ये डेल्टा t जो है वो टेंड्स टू 0 लिया, कि बहुत ही छोटा है, कि अगर ये समय यहां से यहां तक जाने वाला जो समय अगर बहुत छोटा है, यानी कि यहां से यहीं पहुंचा है, तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा थीटा भी क्या हो जाएगा? तो डेल्टा थीटा भी क्या हो जाएगा? टेंड्स टू 0। अरे सही बात है क्या? अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या कहूंगा? cos, क्या लिखूंगा? cos डेल्टा थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1।
ये तो होता है ना भाई, अगर ये डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो गया, लगभग जीरो के आसपास हो, cos जीरो का मान क्या होता है, एक। समझ रहे हो, तो इसका मान आ जाएगा लगभग एक। और इसी प्रकार साइन डेल्टा थीटा की बात करूं तो मैंने कहा ये लगभग हो जाएगा डेल्टा थीटा। साइन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है, तो जीरो के पास वाले मान भी उसी के लगभग बराबर ही होगा, तो ये लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अतः 80 की बात करूं, एवरेज ले रखा था, तो यहां पर मैं लिख दूंगा इसको 1, तो v माइनस वी कितना हो जाएगा, मैंने कहा जीरो। और AR की बात करूं, AR एवरेज की बात करूं, तो वो मैंने कहा ये डेल्टा थीटा का बजाय v डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। भाई साइन डेल्टा थीटा को क्या लिख दिया, डेल्टा थीटा, तो ये अपॉन डेल्टा टी, वो जीरो है। आया कि नहीं आया? इसको लिख दिया समीकरण 3 और इसको लिख दिया समीकरण 4 में से मत दो चाहे। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट लगा दूंगा। तो ये तो जीरो हो गया, तो इसकी लिमिट लगा देते हैं। दोनों साइड, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लेने पर, वैसे मैं ले भी चुका हूं कुछ हद तक, लेकिन संपूर्ण क्या नहीं लिया, तो एक बार दोबारा ले रहा हूं लेने पर। तो अगर मैं इसकी लिमिट लेता हूं, जैसे मैं लिख दिया लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो AR एवरेज इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो V डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सब जानते हो कि अगर मैं औसत मान के अगर डेल्टा टी यानी लिमिट लगा देता हूं, तो वो बन जाता है तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान को AR से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, R फॉर रेडियल, त्रिज्यी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा V, और यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा d थीटा बाय dt। कोई दिक्कत? भाई सब जानते हैं कि भाई अगर लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा डी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो मैंने लिख दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा v d थीटा, यानी कि कोणीय विस्थापन में परिवर्तन। भाई विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कह देंगे। क्या कहेंगे, कोणीय वेग। क्या है ओमेगा, कोणीय वेग, हम जानते हैं। यहाँ ओमेगा क्या है, ओमेगा बराबर क्या है, कोणीय वेग। जैसे ये चैप्टर आपके हटाया हुआ है, इसलिए आपको शायद हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन बाकी कोई महाभारत में मैंने कहा कि विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है वेग, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर हो जाएगी कोणीय वेग। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, v बराबर होता है r ओमेगा। ये वाली बात जो है वो दृढ़ पिंड गतिकी वाले चैप्टर में आती है, आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि वो चैप्टर अपने हटाया हुआ है फिलहाल इस साल के लिए। तो v बराबर r ओमेगा होता है, तो यानी कि ओमेगा बराबर हो जाएगा v अपॉन r। ये मान रखने पर ये समीकरण नंबर क्या है, 5। समीकरण 5 पे रखने पर, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, ए आर बराबर आ जाएगा v इंटू ओमेगा को लिख दिया v अपॉन आर। समझे कि नहीं समझे, यानी क्या बन गया, v स्क्वायर अपॉन आर। समझे, कोई दिक्कत है? ये अपने पास ए आर का मान है। अगर मैं कुल त्वरण की बात करूं, तो कुल त्वरण का मान देखो वैसे लिखते हैं, देखो ए बराबर लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई आई कैप। एक्स मतलब एक्स दिशा, वाई मतलब वाई दिशा, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स दिशा में, और फिर उसका परिमाण जब निकालते हैं, जैसे मैं लिख के बताता हूँ आपको, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये तो होता है कुल त्वरण, एक्स और वाई दिशा दोनों को मिला के। अगर इसका मैं क्या निकालू, परिमाण निकालू, मोड ऑफ ए निकालू, ये लिखना नहीं है वैसे, आपको डायरेक्ट करेंगे अपन इसको, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, यही तो करते हैं अपन। अरे यही तो करेंगे, अगर इसका आपसे कोई परिमाण पूछे तो यही तो करेंगे। तो यहां पर आपसे क्या हुआ, यहां पर आपसे जब पूछा जाएगा कुल त्वरण का मान, तो आप क्या बताओगे, मैंने कहा ए, ये क्या है आर, ये क्या है ए आर आई कैप प्लस ए वाई ए टी जे कैप, ये तो लिखोगे। तो यानी कि मोड ऑफ ए की बात करोगे, तो मोड ऑफ ए क्या हो जाए, कुल त्वरण का मान ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर। अब ए टी का स्क्वायर तो जीरो हो ही चुका है, तो यानी कि ये क्या आएगा, ए आर ही आएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या, ए आर ही आएगा। इसी को ही अपन, ये क्या, इसका मान क्या था, वी स्क्वायर अपॉन आर आया था। इसी को ही अपन क्या कहते हैं, अभिकेंद्रित त्वरण कहते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं है? अरे इसको ऊपर लिख के बताऊं क्या, चलो यहाँ लिख के बताता हूँ, ये वाली बात लिखा, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये वाली बात मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। इधर लिख के दिखाता हूं आपको, जैसे ए आर का मान लिया है ना, तो आप लिखोगे भाई ए बराबर होगा क्या, ए आर आई कैप प्लस ए टी जे कैप। मोड ऑफ ए निकालोगे तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा ए आर का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ए टी बराबर जीरो है, तो मोड ऑफ ए इजिकल टू कितना आ जाएगा, मैंने कहा ए आर आ जाएगा, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। और इजिकल टू कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा AC, यानी कि कितना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर अपॉन r, या आप इसको v ओमेगा भी कह सकते हो, इज इक्वल टू v ओमेगा। ये आ गया आपका आंसर, कुल त्वरण का मान आ गया। समझ गए क्या? अगर आपसे कोई अभिकेंद्रीय बल पूछ ले तो मैंने कहा एम ए आर होता है, एम ए होता है ना बल, तो क्या लिख दोगे ऐसी कंडीशन में आप F इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एफ सी, अभिकेंद्रीय सी फॉर सेंटर, अभिकेंद्रीय बल आ जाएगा। बोलो समझ में आएगा? ये एक समान वृत्तीय गति अपन ने कर लिया। इसके बाद में एक दो छोटे छोटे और क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ठीक है, नोट कर सकते हो आप। ये वाली बात मैंने दोबारा लिखी, देखो ये यहाँ से ये जो लिखा है ना, ये साइड में मैंने दोबारा लिख दी, ठीक है। आगे देखो, ये मिटा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन एक पुली का अपन लेने वाले हैं कि भैया अपने पास एक पुली है और उसमें अपन ने दो द्रव्यमान लटका रखे हैं, एक का द्रव्यमान m1 है और एक का द्रव्यमान m2 है। यहां पर मैंने जो लिया है वो m2 को ज्यादा ले लिया है m1 से, आप चाहे m1 को ज्यादा ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है। अगर ये शुरुआत में जब अपन लटकाते हैं दोनों बराबर स्थिति में, तो जब अपन छोड़ते हैं तो जो भारी होगा वो नीचे आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये तो A त्वरण से ऊपर जा रहा है और ये A त्वरण से नीचे आ रहा है, ठीक है। दोनों स्ट्रिंग में रस्सियों में तनाव आता है वो समान ही आएगा कि भैया ये A से ऊपर जाएगा तो A से नीचे आएगा, दोनों रस्सियों में क्या आएगा, तनाव T। मुझे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि इस तनाव बल m1 m2 तो दिए हुए होते हैं, m1 m2 दिए हुए होते हैं, मुझे T और A का मान ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो देखो मैंने कहा यहाँ पे m2g नीचे की तरफ लगेगा, तनाव बल ऊपर की तरफ लगेगा, m1g नीचे की तरफ लगेगा और इधर तनाव बल ऊपर की तरफ लगेगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस डायग्राम के लिए, इस रस्सी के लिए, सिर्फ इतने पार्ट के लिए एक इक्वेशन बना दूंगा, इतने पार्ट के लिए एक इक्वेशन बना दूंगा, दो इक्वेशन बन जाएगी। मेरे पास दो ही वेरिएबल है, कौन कौन, A और T। वेरिएबल मतलब जिसको ज्ञात करना है, A और T दो वेरिएबल है, बाकी सब मुझे ज्ञात है, समझ गए क्या? तो मैं इन दोनों वेरिएबल की हेल्प से, सॉरी इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से A और T दोनों वेरिएबल का मान ज्ञात कर लूंगा। आओ देखो कैसे करते हैं अपन लोग। देखो भैया, सबसे पहले मैंने कहा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी मतलब ये मैं सिर्फ इसको काम मिल रहा है, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। तो इतना वाला पार्ट काम में लिया, तो मैंने कहा देखो इनमें इफेक्टिव कौन सा है, जो चीज नीचे आ रही है वो इफेक्टिव है, यानी m2g क्या हुआ, इफेक्टिव, ये तो प्राप्त हो रहा है और तनाव ऊपर की तरफ लग रहा है। तो देखो क्या इक्वेशन बनी, मैंने कहा जो नीचे आ रहा है प्रभावी है उसको मैंने पहले लिख दिया क्योंकि वो ज्यादा है तभी तो नीचे आ रहा है, m2g माइनस जो विरोध कर रहा है, मैंने कहा तनाव बल विरोध कर रहा है, जो बच गया वो आ गया क्या, मैंने कहा m2a, भाई A त्वरण से नीचे आ रहा है ना, तो m2a इसका परिणाम ही हो गया, हाँ या ना? अरे समझ में आ गया क्या कहा मैंने कहा कि ये m2g है वो ज्यादा लग रहा है इसीलिए नीचे आ रहा है। अब m2g के कारण नीचे आया, प्रभावी कौन हो गया, m2g। तनाव बल अगर प्रभावी होता तो ऊपर जाता, तनाव बल प्रभावी नहीं है तभी तो नीचे आ रहा है, तो मैंने कहा m2g तो क्या है, प्रभावी, तो वो मैंने पहले लिख दिया, उसमें से मैंने ये घटाया क्योंकि ये विरोध कर रहा था, घटाने के बाद में बचा क्या, मैंने कहा A त्वरण से नीचे आ रहा है वो बच गया, वो मिल गया m2a। बोलो हाँ या ना? समीकरण नंबर 1। फिर मैंने कहा चलो इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो, इसमें मैंने कहा प्रभावी कौन है, m1g की T। अरे बताओ, शाबाश, T है क्योंकि ऊपर जा रहा है, T माइनस मैंने कहा m1g, बच गया क्या, मैंने कहा m1a, हाँ कि ना? अच्छा ये मैंने A की जगह m1a लिखा, आपको समझ में आएंगे क्यों, क्योंकि भैया तनाव भी एक बल है, ये भी एक बल है m2g, तो जो आएगा वो भी तो बल ही आएगा, कल ही तो समझाया था, अरे चीनी में चीनी जोड़ोगे तो चीनी तो आएगी, दही काम से बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा इसमें से ये घटाओगे तो बल ही आएगा, ये भी बल है, बल में से बल को घटाया तो बल ही आया, तनाव भी क्या होता है, एक प्रकार का बल ही होता है, ठीक है। ये समीकरण नंबर मैंने क्या कहा, 2 कह दिया। आओ करें क्या, समीकरण 1 को 2 में जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो आपको दिख रहा है माइनस है और ये प्लस का है, ये तो गए काम से। अरे लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, m2g
माइनस m1g। अरे बोलो हाँ। इस तरफ क्या होगा, मैंने कहा m2a प्लस m1a। कोई दिक्कत? अच्छा मुझे तो ये निकालना है ना, इधर a निकालना है, तो मैंने क्या किया, इसमें से कौन सा मार्कर है, a कॉमन ले लिया। क्या ले लिया मैंने, इसमें से मैंने a कॉमन ले लिया। तो a अगर अपन कॉमन लेते हैं तो मैंने कहा यहां बन जाएगा m1 प्लस m2। सही है क्या? इज इक्वल टू, इधर मैंने g कॉमन ले लिया तो m2 माइनस m1 इंटू जी। बोलो हाँ। तो यहां से मैंने कहा a बराबर क्या आ जाएगा, मैंने कहा m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समीकरण नंबर कुछ नहीं, समीकरण को छोड़ो ना, आंसर आ गया। समीकरण में तो 3 दे दिया। अब मेरे पास ये तो आ गया, अब मुझे एक चीज और निकालनी, वो क्या है, टी। यह मान समीकरण एक में रखने पर, आओ रखते हैं। जब मैं इसको समीकरण एक में रखता हूं, यानी किसको कहां रख रहा हूं, इसको समीकरण एक में रख रहा हूं, आओ देखो क्या हो जाएगा। m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू, ये मान रख दो, मैंने क्या लिखा, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, टी को उधर फेंका और इस स्टेप को इधर फेंका, तो मैंने कहा टी को उधर फेंकूंगा तो ये हो गया, टी इधर आ गया, और इसको इधर फेंकूंगा तो मैंने कहा m2g तो लो कॉमन, यहां बचा 1 माइनस m2g तो कॉमन आ गया, क्या बचा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बोलो हाँ। तो t बराबर क्या हो जाएगा भैया, मैंने कहा m2g तो पड़ा है, लघुत्तम ले लिया, अरे एलसीएम ले लिया, m1 प्लस m2। क्या करें भैया, m1 प्लस m2 माइनस, ओहो माइनस है, अलर्ट हो जाओ, ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का m2 प्लस का m1। हाँ कि ना, समझ रहे हो ना? अब मैंने कहा m2 से m2 काट दिया, जो बच गया वो आंसर है। क्या बचा भाई, मैंने बचाया 2m1, इधर तो 2m1 ही बचा ना, नीचे क्या है m1 प्लस m2, और क्या बचा है m2g। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो t का मान दिया जाएगा 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। बोलो कोई दिक्कत? शाबाश। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब अपन एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, वो भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अपने से पूछा जा सकता है, तो मिटा दे इसको, एक बार नोट करना चाहो तो नोट कर लो। एक तो ए निकाल दिया और एक टी निकाल दिया। ठीक है, वेरी गुड, मिटाते हैं। क्या करें, एक क्वेश्चन और है कि भैया एक दृढ़ आधार से अपन ने एक रस्सी से क्या किया, 4 किलोग्राम का भार लटका दिया। ठीक है, 4 किलोग्राम का द्रव्यमान अपन ने लटका दिया, फिर इसको कहीं बीच में से पकड़ के 30 न्यूटन का बल इधर लगाया। ठीक है, और संतुलन अवस्था में अपन रख रहे हैं इसको। भाई जब इसको खींच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि रस्सी टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, इतना ही लगा रहे हैं कि ये संतुलन अवस्था में बना रहे। ठीक है, तो मैं जब इस तरफ खींचता हूं तो डायग्राम किस तरीके से हो जाएगा, तो देखना तो एक बार, यही डायग्राम कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का होगा। क्या देखना, इसको खींचा तो मैंने कहा टेढ़ा हो जाएगा, रहा कि ना, और फिर ये तो सीधे रहेगा, खींचा तो यहाँ से है ना। अरे बता तो दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ 4 केजी है। ठीक है, इस तरफ मैंने 30 न्यूटन से इसको खींच लिया, इस तरफ कितना न्यूटन लगेगा, मैंने कहा 4 गुणा 10 mg होता है ना, 40 न्यूटन होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे कोई टेंशन तो नहीं हो रही है ना, सही चल रहा है सब कुछ, हाँ कि ना? हाँ, गड़बड़ है क्या कुछ? हाँ बता देना भाई, अगर कुछ गड़बड़ हो टेक्निकल टीम जो यहाँ बैठी है वो मुझे बता दे, कोई मिस्टेक है तो। ठीक है, ये तनाव मैंने कहा टी इधर लग रहा है, भैया रस्सी को खींचेंगे तो तनाव तो आएगा ही। ठीक है, अच्छा मैंने कहा यहाँ जो खींचा तो ये थीटा एंगल से अपन ने इसको खींचा। ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। ऐसी कंडीशन में मैंने कहा अपन इस तनाव बल के घटक कर देते हैं, भाई संतुलनावस्था में है ना ये, तो मैंने कहा इस तनाव का अगर मैं घटक करता हूँ, ये थीटा है तो मैंने कहा ये भी थीटा ही होगा, इस दिशा में चिपका हुआ घटक हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इस तरफ हो जाएगा टी साइन थीटा। ठीक है, क्या मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है
कि भैया एक तो ये थीटा ज्ञात करो भैया, कितने कोण से इसको रखें, ये कितना कोण रह जाए कि ये संतुलनावस्था में रहे। दूसरी चीज अपने से पूछी ये तनाव, कि भैया इस रस्सी में तनाव कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? बोलो कोई दिक्कत? कुछ नहीं करना भैया, अब अपन को क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो मैंने कहा देखो साफ साफ दिख रहा है, मैंने कहा टी साइन थीटा बराबर कितना है, मैंने कहा 40 न्यूटन है, और टी कॉस थीटा बराबर कितना है, 30 न्यूटन है। समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या निकालना है, मेरे पास दो समीकरण, दो वेरिएबल टी और थीटा निकालना है। समीकरण 1 प्लस 2 दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, आओ जोड़े, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। भैया इस तरीके से करेंगे कि अभी कोई चीज विलोप हो जाए। तो मैं पहले तो इस थीटा का विलोप कर रहा हूं, तो देखो आपको समझ में आ गया कैसे विलोप हुआ। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, जब मैं टी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो होगा इधर हो जाएगा 1600 और 900, तो टी स्क्वायर ये तो बन गया क्या 1 इजिकल टू ये हो गया 2500, टी बराबर हो गया अंडर रूट 2500, 25 यानी 50, अरे हाँ कि ना, इसका अंडर रूट करेंगे तो इतना जाएगा क्या, ये आएगा 50 क्या न्यूटन। अच्छा तनाव मैंने निकाल दिया कि ये 50 न्यूटन का लगेगा, थीटा और निकालो, मैंने कहा सही 2 कर दो, समीकरण 1/2 कर दो, तो थीटा कैसे आएगा, टी से टी कर दिया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा बराबर क्या है, मैंने कहा 40/30, क्या यार थीटा बराबर आ गया टेन इनवर्स 4/3, इतना छोड़ दो आंसर। वैसे इसका मान कितने डिग्री होता है, वैसे 53 डिग्री होता है भैया। आपको दो कोण, जैसे आप लोग याद कितने पे करते हो कोणों को, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, फिर 60 पे, फिर 90 पे, ऐसे तो याद करते हो। आपको इनके बीच में एक तो होता है 37 डिग्री, ये भी ध्यान होना चाहिए, और एक इसके बीच में होता है 53 डिग्री, ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाऊंगा क्योंकि टेबल बन जाएगी और अपना वीडियो भी लंबा हो जाएगा, मैं फिलहाल यही जोड़ रहा हूँ, है ना। आप यहाँ पे आंसर छोड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसका आंसर क्या 53 डिग्री होगा, ठीक है। तो आज के मेरे प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो फिलहाल जो चल रहा है अपने 11th क्लास के, देखो जो नए बच्चे हैं वो भी अपने थोड़ा थोड़ा आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं, तो जितने भी वीडियो वो सारे देखना स्टार्ट कर सकते हैं, और काफी मेन टॉपिक मैंने करवा दिए हैं, और भी कुछ टॉपिक अगर अपने सामने आएंगे तो मैं वो भी करवाऊंगा। इसके अलावा जैसे ही अपने 2-4 दिन के बाद में मैं आपको बता दूं, मैं 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, और अच्छे लेवल पे स्टार्ट करूंगा, कोई भी लेवल का बच्चा उसको पढ़ सकता है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द अपने चैनल पे जुड़िए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। और फ्री क्लास के लिए देखते रहिए फिजिक्स विद आशीष 0910। जय हिंद, जय भारत।